तुम्हें लगता है सिर्फ मम्मी खाना बनाती हैं? रॉन्ग। प्लांट्स भी खाना बनाते हैं, बिना कुकर के और बिना गैस के, और हम उन्हीं के खाने पर जिंदा हैं। आज समझेंगे फोटोसिंथेसिस बिना बोर हुए। हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ राबिया और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचो ज़रा, अगर प्लांट ना होते तो क्या होता? ना खाना होता, ना ऑक्सीजन होती और ना ही लाइफ पॉसिबल होती। हर एनिमल और ह्यूमन बीइंग जो होते हैं ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड करते हैं। लेकिन एक सवाल आता है कि प्लांट अपना फूड कहाँ से लाते हैं? प्लांट मार्केट से खाना नहीं खरीदते, प्लांट खुद अपना फूड बनाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और जहाँ पर ग्रीन जो प्लांट होते हैं ये लाइट एनर्जी को यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से फूड बनाते हैं। और इसलिए जो प्लांट होते हैं ग्रीन प्लांट, इन्हें कहा जाता है एटोट्रॉफिक, क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म प्लांट पर डिपेंड करते हैं उन्हें कहा जाता है हेटरोट्रॉफिक्स, मतलब जो अपना खाना खुद नहीं बनाते। फोटोसिंथेसिस एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है जिसमें लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। लाइफ अर्थ के ऊपर सबसे पहले किसकी वजह से आई? इसका बेस है सनलाइट। ठीक है, फोटोसिंथेसिस दो वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, ये फूड का प्राइमरी सोर्स है, और दूसरा, ये ऑक्सीजन रिलीज करता है इन्वायरमेंट में। सबसे पहला जो टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, उसका नाम है व्हाट डू वी नाउ। ठीक है, चलो पहले याद करते हैं कि हम क्या जानते हैं। स्कूल एक्सपेरिमेंट में हमें पता है कि हमने क्लोरोफिल, लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीन चीज़ें जो होती हैं ये मैंडेटरी होती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। और सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो वेरीजेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट किया गया, जहाँ पर बताया गया कि सिर्फ जो ग्रीन पार्ट होता है उसी के अंदर स्टार्च बनता है। इसका मतलब क्लोरोफिल ज़रूरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट KOH एक्सपेरिमेंट जिसे कहा जाता है। लीफ का एक हिस्सा जो होता है KOH के साथ कवर किया। KOH जो होता है ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। और जो ओपन पार्ट होता है उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है, और जो कवर्ड पार्ट होता है उसके अंदर स्टार्च एब्सेंट हो जाता है। और इसका कंक्लूजन क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये रिक्वायर होता है फोटोसिंथेसिस के लिए भी। अब एक्सपेरिमेंट जो अर्ली एक्सपेरिमेंट किए गए थे, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था पार्सले का, 1717 के अंदर इसने किया था। पार्सले जो था इसने कैंडल और मोज एक्सपेरिमेंट किया। इसने क्लोज जार में जो क्लोज जार था उसके अंदर कैंडल को डाला और कैंडल बुझ गई थी और मोज भी मार गया था। लेकिन जब मिंट प्लांट डाला इसने उसी जार के अंदर, मिंट प्लांट भी डाला, कैंडल भी डाली और मोज भी डाला साथ में, तो जो मोज है वो ज़िंदा रह गया और जो कैंडल है वो भी जलती रह गई थी। और जो प्लांट है वो एयर को प्यूरीफाई कर रहा था, इसकी वजह से प्लांट ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहा था और ऑक्सीजन को ले रहा था चूहा, और जो प्लांट था वो भी ज़िंदा था और ऑक्सीजन मिल रही थी। जो मोमबत्ती जल रही थी, कैंडल जल रही थी, उसको भी ऑक्सीजन मिल रही थी। ठीक है, प्लांट से। और इससे हमें पता चलता है कि ऑक्सीजन जो होती है ये रिलीज़ होती है प्लांट से। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट जेम्स इंजनहाउस ने किया था। उन्होंने प्रूव किया था कि सनलाइट एसेंशियल होती है, सिर्फ ग्रीन पार्ट जो होता है ये नहीं ऑक्सीजन रिलीज़ करता। एक्वेटिक प्लांट के अंदर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था जहाँ पर सनलाइट में ऑक्सीजन बबल बना लेता है। ठीक है, ऑक्सीजन बबल बना रहा था सनलाइट के प्रेजेंस में। ये जैन इंजनहाउस ने एक्सपेरिमेंट में बताया था। अब है जूलियस वान सैक्स, इसने डिस्कवर किया था प्लांट जो होते हैं ये ग्लूकोज बनाते हैं, और ग्लूकोज जो होता है ये स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, और क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। किसने बताया था? जूलियस वान सैक्स ने। अब है इंगलमैन एक्सपेरिमेंट, जिसने प्रिज्म से लाइट को स्प्लिट किया था, और ब्लू और रेड लाइट में इसने देखा था कि ज़्यादा फोटोसिंथेसिस देखने को मिल रही है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, और मैक्सिमम ऑक्सीजन भी वहाँ पर रिलीज़ हो रही है जहाँ पर ज़्यादा लाइट रिलीज़ हो रही है, ब्लू और रेड। इसने इसको नाम दिया था एक्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब है वेन नील का कंट्रीब्यूशन। उन्होंने बताया था कि ऑक्सीजन जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आती, ऑक्सीजन जो वाटर स्प्लिट होता है उससे आती है। ठीक है, मतलब फाइनल इक्वेशन जो वेन नील ने दी थी, मतलब 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 H2O और लाइट अगर होगी तो बन जाएगी एक स्टार्च C6H12O6, मतलब ग्लूकोज बन जाएगा। बाद में ये स्टार्च में स्टोर रहेगा प्लांट के अंदर। फिर 6 मालिक्यूल ऑक्सीजन के होंगे और 6 मालिक्यूल वाटर के रिलीज हो जाएंगे। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है ये। ठीक है, अब है दूसरा टॉपिक, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, मतलब फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होती है। इसका आंसर है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। लीव्स के मेसोफिल सेल में ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होते हैं।
जहाँ पर फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है। क्लोरोप्लास्ट के पार्ट अगर हम देखें, ग्राना, स्ट्रोमा लैमली और स्ट्रोमा, इसके अंदर लाइट रिएक्शन जो होती है वो देखने को मिलती है थाइलोकाइड मेम्ब्रेन के अंदर, और डार्क रिएक्शन देखने को मिलती है जिसे कैल्विन रिएक्शन साइकिल भी कहते हैं, वो स्ट्रोमा के अंदर देखने को मिलती है। अगर हम पिगमेंट देखें फोटोसिंथेसिस के अंदर, पिगमेंट मेन जो होती है पिगमेंट क्लोरोफिल ए होती है, बाकी क्लोरोफिल बी, ज़ेंथोफिल और कैरोटीनाइड भी पाई जाती हैं। क्लोरोफिल ए जो होती है ये चीफ पिगमेंट होती है, जहाँ पर ब्लू और रेड लाइट जो होती है ऑब्जर्व होती है। अगर हम एसेसरी पिगमेंट देखें तो इनकी जो वाइडर वेवलेंथ यूज़ करते हैं और ये क्लोरोफिल को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं, ठीक है। एसेसरी पिगमेंट क्लोरोफिल ए को छोड़ के बाकी सारी एसेसरी पिगमेंट है, ठीक है। अब लाइट रिएक्शन अगर हम देखें, लाइट रिएक्शन को हम फोटोकेमिकल फेज भी कहते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली लाइट एनर्जी पर डिपेंड करता है। लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के थाइलोकाइड मेम्ब्रेन में पाया जाता है। थाइलोकाइड मेम्ब्रेन पर होती है लाइट रिएक्शन, ठीक है। लाइट रिएक्शन में क्या क्या हमें चाहिए होता है, लाइट एब्जॉर्प्शन होती है। लाइट रिएक्शन में क्या क्या होता है, एक लाइट एब्जॉर्ब होती है, वाटर स्प्लिट होता है जिसे प्रोटोलिसिस भी कहते हैं, ऑक्सीजन रिलीज होता है, एटीपी की फॉर्मेशन होती है और एनएडीपीएच की फॉर्मेशन होती है। यहाँ लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी एटीपी और एनएडीपीएच में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब हम अगर फोटो सिस्टम देखें, लाइट रिएक्शन में दो फोटो सिस्टम होते हैं, एक फोटो सिस्टम 2, एक फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 2 जो होता है इसके अंदर रिएक्शन सिस्टम P680 जो होती है वो वेवलेंथ देखने को मिलती है फोटो सिस्टम 2 के अंदर, और रेड लाइट को ऑब्जर्व करता है 680 नैनोमीटर के अंदर, ठीक है। फोटो सिस्टम 1 अगर हम देखें, इसके अंदर जो रिएक्शन सेंटर होता है वो 700 का होता है और रेड लाइट ऑब्जर्व करता है 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ का। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फोटो सिस्टम 2 जो है ये पहले डिस्कवर हुआ था, इसलिए नंबर जो है फोटो सिस्टम 2 दिया गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन फ्लो में फोटो सिस्टम 2 पहले काम करता है और फोटो सिस्टम 1 बाद में, ठीक है। ये जो फोटो सिस्टम है इनको डिस्कवरी के बेस पर नाम दिया गया है, ना कि इनके फंक्शन कौन सा है उसके बेस पर। फंक्शन अगर हम देखें तो पहले जो है वो फोटो सिस्टम 2 काम करता है और बाद में आता है फोटो सिस्टम 1। अब है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जिसे कहते हैं LHC। हर सिस्टम के अराउंड अगर हम देखें तो क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीनाइड लार्ज होते हैं और इनका काम होता है अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को ऑब्जर्व करना, एनर्जी रिएक्शन मतलब सेंटर तक पहुंचाना। एनर्जी की जो रिएक्शन है सेंटर में कौन सी पिगमेंट पाई जाती है, क्लोरोफिल ए, उस तक पहुंचाना। अब है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जिसे जेड स्कीम भी कहा जाता है। जब फोटो सिस्टम 2 का क्लोरोफिल जो होता है लाइट एब्जॉर्ब करता है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फोटो सिस्टम 2 से प्राइमरी एक्सेप्टर की तरफ जाते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं और फिर फोटो सिस्टम 1 से, और फिर फोटो सिस्टम 1 जो होता है इसमें NADP प्लस और NADPH में चेंज हो जाता है। इस पूरे फ्लो को कहते हैं जेड स्कीम, क्योंकि रिडॉक्स पोटेंशियल ग्राफ अगर हम देखें तो जेड स्कीम वहाँ पर जेड की तरफ शेप बनता है, इसलिए इसको जेड स्कीम कहा जाता है। इस प्रोसेस के एंड में हमें ATP देखने को मिलती हैं, NADPH देखने को मिलता है और ऑक्सीजन रिलीज होता है। अब हम जानेंगे कि ये ऑक्सीजन जो रिलीज हुआ है ये कहाँ से आया था, तो ये इसका आंसर है वाटर स्प्लिटिंग हुआ था फोटो सिस्टम 2 के पास। फोटो सिस्टम 1 में नहीं, फोटो सिस्टम 2 में वाटर स्प्लिट हुआ था, जहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल 4 H+ और 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 ऑक्सीजन में चेंज हो गए थे, और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चले गए थे, और जो ऑक्सीजन है ये एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गया था, और जो ये प्रोटॉन है ये ल्यूमन में कलेक्ट हो गए थे, ठीक है। अगर हम नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोटोसिंथेसिस में निकली ऑक्सीजन वाटर से आती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। अब हम देखते हैं साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अगर हम देखें तो इसमें फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दोनों काम करते हैं। इलेक्ट्रॉन वाटर से आता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है NADP पर जाकर रुकता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर, और इसके प्रोडक्ट होते हैं ATP, NADPH और ऑक्सीजन। ये नॉर्मल फोटोसिंथेसिस है। अब है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जहाँ पर सिर्फ फोटो सिस्टम 1 काम करता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वापस फोटो सिस्टम 1 के पास आ जाते हैं और NADPH नहीं बनता, ऑक्सीजन भी नहीं रिलीज होती, ठीक है। और इसके अंदर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनता है, वो है ATP। ये तब होता है जब ATP की डिमांड ज़्यादा हो, तब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हमें देखने को मिलता है, और लाइट की वेवलेंथ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर 680 नैनोमीटर से ज़्यादा होती है, ठीक है। अब है कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस। अब बात करते हैं कि ATP का एक्चुअल मैकेनिज्म, ATP कैसे बनती है, ठीक है। तो इसके लिए हमें प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाना पड़ता है। वो कैसे बनाना पड़ता है, उसके अंदर 3 स्टेप हैं। एक, वाटर जो स्प्लिट होता है और प्रोटॉन ल्यूमन में जमा हो जाते हैं, उससे भी प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है।
उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के दौरान जो प्रोटॉन स्ट्रोमा से ल्यूमन की तरफ पंप होते हैं, उससे भी जो प्रोटॉन ग्रेडियंट देखने को मिलता है हमें ल्यूमन के अंदर। और NADPH बनने के टाइम जो प्रोटॉन स्ट्रोमा से यूज़ हो जाते हैं और उससे स्ट्रोमा के अंदर प्रोटॉन जो होते हैं वो कम हो जाते हैं और ल्यूमन के अंदर प्रोटॉन ज़्यादा हो जाने की वजह से भी प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाता है। इससे ल्यूमन में H+ की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है और स्ट्रोमा में कम हो जाती है, ठीक है। ATP सिंथेसिस अगर हम देखें, जब प्रोटॉन ल्यूमन से स्ट्रोमा की तरफ ATP सिंथेसिस एंजाइम के थ्रू जाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। इस एनर्जी को ADP + PI से ATP में चेंज करते हैं। कीमोस्मोसिस के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं? एक मेम्ब्रेन, प्रोटॉन ग्रेडियंट और ATP सिंथेसिस। अब हम देखते हैं केल्विन साइकिल, जिसे डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। केल्विन साइकिल क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में देखने को मिलता है केल्विन साइकिल। ये डायरेक्टली लाइट पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन ये लाइट के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है, जैसे ATP और NADPH के बिना नहीं चल सकता ये। केल्विन साइकिल की 3 स्टेज होती हैं: कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस RuBP जो होते हैं ये बाइंड होते हैं और एंजाइम कौन सा चाहिए होता है? रुबिस्को। और प्रोडक्ट मिलता है 2 मॉलिक्यूल PGA के मिलते हैं और PGA के अंदर 3 कार्बन होते हैं, ठीक है। रुबिस्को दुनिया का सबसे अबंडेंट एंजाइम है। अब है रिडक्शन। रिडक्शन के अंदर जो PG है ये रिड्यूस होकर ATP और NADPH में यूज़ होता है और ट्राइयोज फॉस्फेट बनता है। अब है रीजनरेशन। रीजनरेशन के अंदर RuBP दोबारा बनता है और ATP यूज़ होती है रीजनरेशन के अंदर। और अगर हम देखें इसके अंदर डार्क रिएक्शन के अंदर अगर हम देखें तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड लगेंगे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनने के लिए और 18 ATP, 12 NADPH, ठीक है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्लूकोज बनने के लिए लगेंगे और 18 ATP, 12 NADPH। अब है C4 पाथवे। C4 प्लांट जैसे मेज़, सोरगम और शुगर केन के अंदर देखने को मिलता है। इनमें होती है क्रेन्स एनाटमी, जिसमें बंडल शेप सेल देखने को मिलते हैं जो थिक वाल होते हैं, नो इंटरसेलुलर स्पेस। इनके अंदर अगर हम स्टेप देखें क्रेन्स एनाटमी कैसे होती है C4 पाथवे अगर हम देखें, इसके अंदर स्टेप हैं 5। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है मेसोफिल सेल में पेप में मिलता है और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो 4 कार्बन का होता है ये बनता है। फिर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बंडल सेल में जाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और केल्विन साइकिल चलती रहती है इसी तरह, ठीक है। अगर हम फ़ायदे देखें इसके तो फोटो रिस्पिरेशन नहीं होता। C4 जो पाथवे होता है C4 प्लांट के अंदर फोटो रिस्पिरेशन नहीं देखने को मिलता। हाई टेम्परेचर टॉलरेंस इनके अंदर देखने को मिलती है और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है। फोटो रिस्पिरेशन क्या होता है? फोटो रिस्पिरेशन सिर्फ C3 प्लांट में देखने को मिलता है हमें, और इसके अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड कम हो और ऑक्सीजन ज़्यादा हो तो रुबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय ऑक्सीजन से बाइंड करता है, ठीक है। तो इसके अंदर हमें क्या शुगर नहीं बनती, ATP वेस्ट हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है फोटो रिस्पिरेशन के अंदर, ठीक है। C4 प्लांट में फोटो रिस्पिरेशन नहीं होता क्योंकि बंडल सेल में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हाई होती है, ठीक है। फैक्टर कौन कौन से अब अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को? सबसे पहले है लाइट अगर लो इंटेंसिटी है तो जो फोटोसिंथेसिस का रेट है ये इंक्रीज हो जाएगा। अगर हाई इंटेंसिटी है तो सैचुरेशन हो जाएगा और वेरी हाई है तो क्लोरोफिल डैमेज हो सकती हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड का C3 प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो था ये लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है और C4 प्लांट के अंदर अर्ली सैचुरेशन हमें देखने को मिलती है। टेम्परेचर अगर हम देखें जो एंजाइमेटिक रिएक्शन पर डिपेंड करता है, C3 प्लांट के अंदर जो नॉर्मल टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर कौन सा है? 20 to 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और C3 प्लांट के अंदर 20 to 25 डिग्री सेल्सियस और C4 प्लांट के अंदर 30 to 40 डिग्री सेल्सियस। अगर हम अब वाटर देखें, वाटर जो होता है ये इनडायरेक्ट अफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस को। स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं जब वाटर हमें कम देखने को मिलता है प्लांट के अंदर, प्लांट को कम वाटर मिलता है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड कम मिलता है। अब है ब्लैकमैन्स लॉ। जो फैक्टर सबसे कम अवेलेबल होता है वही फोटोसिंथेसिस के रेट को लिमिट करता है, यही कहा गया है ब्लैकमैन लॉ के अंदर, ठीक है। तो स्टूडेंट, फोटोसिंथेसिस एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं, ये पूरी लाइफ का फाउंडेशन है। प्लांट्स के बिना ना ऑक्सीजन होती, ना फूड होता और ना हम होते। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि और भी स्टूडेंट तक ये नॉलेज पहुंचाया जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर लिसनिंग।